सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है वो सेवानिवृत्त हो गई है, रिटायर्ड हो गई है, उनका नाम पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा रुचिरा कंबोज। तो आप सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र में जो ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, स्थायी प्रतिनिधि है, वो रुचिरा कंबोज है, पर अब ये रिटायर्ड हो चुकी है। और आपको बता दूं, इस पद पर आने वाली वो पहली महिला थी। 2022 में उन्होंने ये पद संभाला था। अब नए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कौन बनेंगे, वो नाम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जब भी अपॉइंटमेंट आएगा, वो नाम आएगा, सबसे पहले आपको क्रिक एग्जाम चैनल पे पता चल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा या सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट नहीं कर रखा, तभी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं वीडियोस के। तो ये जरूरी पार्ट है, तो इसे कर लीजिएगा। बाकी अगर ऑप्शन पे चलते हैं तो राकेश रंजन आपको बताया भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बने थे, एसएससी के अध्यक्ष बने। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष बने थे और अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी/सीईओ बने थे। अच्छा, रिटायरमेंट से याद आता है, कुछ खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं। एक तो अभी बैडमिंटन के प्लेयर हैं बी साई प्रणीत, अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इसी साल। अच्छा, एक जापान के भी बड़े फेमस बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया अभी, केंटो मोमोटा उनका नाम है। और हमारे एक स्क्वैश प्लेयर हैं सौरव घोषाल, इन्होंने भी अभी इसी साल रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की बात करें तो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में और सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो पुर्तगाल से हैं। और अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र में टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193 है। 193 नंबर का है साउथ सुडान, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पे हुआ, तो आंसर होगा रांची में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 की, जिसका आयोजन अभी रांची झारखंड में हुआ। आयोजन किसने किया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय ने, स्टील मिनिस्ट्री ने मिलकर के आयोजन किया 30 और 31 मई 2024 को। वैसे आप जानते हो स्टील के उत्पादन में दुनिया में सबसे नंबर 1 कंट्री चाइना है और दूसरे स्थान पे भारत आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर कहां पे खुला, जिसका उद्घाटन खुद हमारे स्टील मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया था, तो आंसर होगा हिसार में, जो जिंदल स्टेनलेस स्टील प्लांट है वहां पे। और टाटा स्टील का जमशेदपुर स्टील प्लांट, ये रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्लांट बना था। और आप जानते हो भारत की पहली स्टील सड़क ये बनी थी सूरत, गुजरात में। अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनाए गए थे नवीन जिंदल। अच्छा, वैसे देश में स्टील मैन के नाम से कौन फेमस है, स्टील मैन ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा जमशेद जे ईरानी। वैसे उनका भी निधन हो चुका है। बाकी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रख लेना, ब्रुसेल बेल्जियम में है। अच्छा, वैसे ये हमारा समिट यानी कि सम्मेलन वाला प्रश्न था, तो 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था एआई सुरक्षा पर, जो अभी दूसरा सम्मेलन हुआ कहाँ पे, साउथ कोरिया के सियोल में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में हुआ। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में हुआ। नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट ये गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में हुआ। और भारत यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में, दिल्ली में होगा। ये 46 नंबर का इसका एडिशन होगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन ये गांधीनगर गुजरात में हुआ था। और नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन फरीदाबाद में हुआ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये नासिक में हुआ था अभी। और पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो का आयोजन ये गुवाहाटी में हुआ था। तो ये 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आर प्रज्ञानानंद ने क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 जो चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, इनको हराया। कहां पे हराया ये पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा नॉर्वे में। तो आप जानते हो भारतीय ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानानंद, इन्होंने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं ये मैग्नस कार्लसन, इनको क्लासिकल इवेंट में हरा दिया है।
और इन्होंने पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को इस क्लासिकल इवेंट में हराया है। और आपको यह भी बता दूं कि आर प्रज्ञान आनंद चौथे भारतीय बन गए हैं इस प्रकार जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल चेस इवेंट में हराया। बार बार एक शब्द बोल रहा हूं मैं, क्लासिकल इवेंट। क्लासिकल इवेंट क्या है? ये क्लासिकल इवेंट तो जो चेस टूर्नामेंट होता है उसी का एक प्रकार है ये, या उसी का एक टाइप बोल दूं मैं। इसमें क्या होता है, खिलाड़ी को अपनी चाल चलने के लिए बहुत समय मिलता है। मतलब आप अपनी चाल चलने के लिए, सोचने के लिए कम से कम 1 घंटे तक का समय ले सकते हो। इसीलिए इस इवेंट को धीमी गति का चेस भी कहते हैं और इसी में इन्होंने उनको हरा दिया। आप जानते हो हमारे 85वें नंबर के 85th नंबर के अभी शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे कौन? श्याम निखिल। उससे पहले 84th नंबर की बनी थी वैशाली रमेश बाबू। अच्छा, चेस से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो पहले तो आप जानो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है। विश्वनाथ आनंद है, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम माइंड मास्टर है। और ये वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मान जीता था 1991-92 में। और अब तो वैसे इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। पुरस्कार राशि भी 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई। और लेटेस्ट वाला आपको याद है 2023 में जो ये सम्मान है वो किसे मिला था? बैडमिंटन प्लेयर जोड़ी है हमारी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। और सबसे युवा हमारे ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं। पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर हमारी एस विजय लक्ष्मी है। और चेस वर्ल्ड कप 2023 में जो हुए थे वो अजरबैजान बाकू में हुए थे। उसमें पहले स्थान पे मैग्नस कार्लसन रहे थे, वो नॉर्वे के हैं। और दूसरे नंबर पे आर प्रज्ञान आनंद रहे थे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन है अजरबैजान का बाकू कैपिटल जो है। क्यों? क्योंकि अभी 2024 में कोप 29 का आयोजन यहीं पे होगा। बाकी वर्ल्ड चेस डे याद रखना 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस अकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। फिडे चेस ओलंपियाड जो कि 2024 में होंगे, हंगरी के बुडापेस्ट में होंगे। फिर 2026 वाले कहाँ पे होंगे? उज्बेकिस्तान में होंगे। हर 2 साल में होते हैं। इस तरह से 2022 वाले भारत में हुए थे। पहली बार भारत में हुआ था ये चेस ओलंपियाड। भारत में भी कहाँ? चेन्नई में हुआ था। देखो, चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो फिडे है, जिसका हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा। प्रेसिडेंट है आर्कडी डोकोविच और वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथ आनंद है। यहां से एक स्टैटिक प्रश्न बनता है, मैं आपको हमेशा बताता हूं। प्रश्न क्या बनता है कि जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो याद रखना 204 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर में। तो अभी डीआरडीओ उद्योग अकादमी एक्सेलेंस सेंटर ये अभी आईआईटी कानपुर में शुरू हुआ है। तो इसके माध्यम से शैक्षणिक वातावरण में प्रौद्योगिकी विकास को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। मतलब यहाँ पर बच्चे पढ़ाई के साथ साथ डिफेंस टेक में R&D कर सकेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी। और आईआईटी कानपुर से मैं आपको याद दिलाऊं तो इसने वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी की निगरानी के लिए एटमेन नाम से एक एक्सीलेंस सेंटर भी शुरू किया था। वहीं अगर डीआरडीओ की बात करें तो इसने अपना दूसरा परीक्षण केंद्र कहां पे बना रहा है? ये पश्चिम बंगाल के जूनपुट गांव में। और अभी अपना परीक्षण आपको पता है कहां पे करता है? उड़ीसा के व्हीलर द्वीप में, जिसका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। और अब दूसरा ये पश्चिम बंगाल में बना रहा है। और अभी डीआरडीओ ने स्वदेशी असोल्ट राइफल उग्रम भी लॉन्च किया था। उसके अलावा डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए स्पेस टेस्टिंग हब का उद्घाटन कहां पे किया था? केरल के इडुक्की जिले में, जहां पे जो भारतीय नौसेना है ये सोनार सिस्टम की टेस्टिंग कर सकेगी। और डीआरडीओ की स्टैटिक देखें तो इसका फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में। आपको पता है नासा की स्थापना भी इसी समय हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो गया और अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत, जिनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। तो ये सब ध्यान में रखना। और हाँ, अभी बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़ा था कि डीआरडीओ ने रुद्र M सेकेंड मिसाइल को लॉन्च किया था, जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल भी है, ये जरूर याद रखना। पूछे कि एंटी रेडिएशन मिसाइल हमारी कौन सी है? तो वो रुद्र M सीरीज है, जिसमें रुद्र M1 और रुद्र M2 ये दोनों आ गई है। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसैट, इसको किसने बनाया है? तो आंसर होगा जापान ने। और आपको जरूर याद होगा ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, पर अभी इसे बना करके तैयार कर दिया गया तो ये एक बार फिर से न्यूज में है, इसलिए एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। ये दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह है, सैटेलाइट है, जिसका नाम दिया है लिग्नोसैट।
किसने बनाया है? जापान ने बनाया है और इसे जल्दी स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। अब एक प्रश्न ये बन जाता है कि इसे किस लकड़ी से तैयार किया गया? तो इस सैटेलाइट को मैग्नोलिया नाम के पेड़ों की लकड़ी से तैयार किया गया है, क्योंकि इन पेड़ों की लकड़ी सबसे मजबूत होती है। अब ये लकड़ी का सैटेलाइट क्यों बनाया गया? देखो, अभी तक क्या है, हमारे जितने भी सैटेलाइट होते हैं आपको पता है मेटल से तैयार होते हैं। तो जब इन सैटेलाइट का समय काल पूरा हो जाता है तो फिर ये वापस पृथ्वी में गिरने लगते हैं, और जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं ये जल जाते हैं, इनमें आग लग जाती है और इनके जलने से छोटे छोटे एल्यूमिनियम के कण बन जाते हैं, और ये पार्टिकल कई सालों तक वायुमंडल में मौजूद रहते हैं और इसका हमारी पृथ्वी के पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे हमारी ओजोन लेयर भी कमजोर होती है। तो ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं। पर अगर हम लकड़ी के सैटेलाइट यूज करेंगे तो उनके केस में ऐसा नहीं होगा। वो जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे, जब वो गिरेंगे नीचे तो पूरे जल के राख हो जाएंगे, क्योंकि वो लकड़ी के बने हुए हैं। और अभी जो जापान ने लकड़ी का उपग्रह बना करके तैयार किया है, जैसा कि मैं आपको फोटो में भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो उसकी हर हिस्से की चौड़ाई ये क्यूबिकल फॉर्म में है। तो इसके हर हिस्से की चौड़ाई अगर आप देखोगे तो 10 सेंटीमीटर रखी है, 4 इंच रखी है। इसे जापान और नासा मिलकर के लॉन्च करेंगे। आपको पता है अभी जापान ये चंद्रमा पर पहुंच चुका है। वहां पे पहुंचने वाला ये दुनिया का 5वां देश बना था। इससे पहले चौथा बना था भारत। चलो मैं आपको जापान ले चलता हूँ। ये रहा मैप में जापान। देखो, जापान की कैपिटल टोक्यो होती है, करेंसी है येन, प्रधानमंत्री है कौन? फूमियो किशिदा। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। ये सूर्योदय का देश या लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये भी जापान को कहा जाता है। सुकुमारों का देश आप बोल दो, निप्पन देश आप बोल दो इसे। और जापान का सबसे ऊंचा पर्वत ये माउंट फूजी है। मुख्य रूप से 4 द्वीप आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। एक होक्काइडो द्वीप हो गया, होन्शु द्वीप, क्यूशु द्वीप और सिकोयू द्वीप। अच्छा, अभी जापान की एक प्राइवेट कंपनी है, इसने पहली बार रॉकेट लॉन्च किया था पर वो विफल हो गया था, लेकिन नाम पूछा जा सकता है। उस प्राइवेट कंपनी का नाम है स्पेस वन और रॉकेट का नाम है काइरोस। और मैंने आपको बता दिया चांद पे पहुंचने वाला जापान 5वां देश बन गया है। रोवर और लैंडर का नाम भी पूछा जा सकता है। तो रोवर का नाम स्नाइपर है और लैंडर का नाम है स्लिम। और जो जापान की स्पेस एजेंसी है वो जाक्सा है और भारत की इसरो है। ये दोनों मिलकर के एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है लुपेक्स। क्या होता है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और आपको याद होगा अभी अपतटीय पोत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन लॉन्च करने वाला पहला देश ये जापान ही है। जापान के साथ कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? धर्मा गार्जियन, जिमैक्स, शिन्यू मैत्री, सहयोग काजेन और एक मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं, जो मुख्य रूप से क्वाड देशों के बीच में होती है, जिसमें भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया भी होता है। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेगी? तो आंसर होगा NHCX। तो केंद्र सरकार एक ऐसा पोर्टल लॉन्च करेगी जो देश भर के अस्पतालों में स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान करेगा। पोर्टल का नाम है NHCX। तो इसे सभी लोगों के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें जो क्लेम अगर कोई करता है तो उसकी जो प्रोसेसिंग होगी उसमें तेजी आएगी, जिससे पॉलिसी धारक को परेशानी मुक्त उसका क्लेम मिल सकेगा और जल्दी मिल सकेगा। आपको याद है राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। और सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान था, जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। दिसंबर 2023 के पहले की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि फिर तो बीजेपी सरकार आ गई। और ये जो यहाँ पे चिरंजीवी योजना की मैं बात कर रहा हूँ, जो चिरंजीवी योजना चलती थी उसमें 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता था। जब भजनलाल शर्मा जी की सरकार आ गई, यानी कि बीजेपी की सरकार, तो उन्होंने इस योजना को आयुष्मान योजना में सम्मिलित कर लिया, लेकिन बीमा की राशि वही रखी है, 25 लाख रुपए। वैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया जी हैं। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि TCS ये किस IIT के साथ मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा IIT बॉम्बे। तो याद रखना ये भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर है, जिसे बना रहा है TCS। किसके साथ मिलकर के? IIT बॉम्बे के साथ मिलकर के। अब इससे क्या होगा? तो इससे हम सेमीकंडक्टर चिप की टेस्टिंग कर सकेंगे। इससे ये पता चल सकेगा कि ये सेमीकंडक्टर जो हमने बनाई है वो खराब है या सही है, और अगर ये खराब है तो इसका कारण क्या है, इसमें कमी क्या है। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे सेमीकंडक्टर चिप्स की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा, उसमें सुधार आएगा।
टीसीएस की बात करें, स्थापना होती है 1968 में, मुंबई में मुख्यालय मिलेगा, चेयरपर्सन है नटराजन चंद्रशेखरन। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कौन सा राज्य अपने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करेगा? तो आंसर होगा केरल। तो केरल अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में यानी कि स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग को भी शामिल करेगा, जिससे छात्रों को स्कूल लेवल में ही एआई के क्षेत्र में गहराई से जानने को मिलेगा और यहाँ पर छात्रों को एक एआई प्रोग्राम बनाने का अवसर भी मिलेगा और ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा। आप जानते हो भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट, साक्षरता दर ये केरल की ही है। अच्छा, एआई का प्रश्न आ गया। देखो चलो, एआई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं बार बार मैं आपको रिवाइज कराता हूं, एक बार फिर रिवाइज कराता हूं, साथ साथ बोलना, आपका भी रिवीजन होगा। जैसे कि भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था, नाम क्या है? इंद्रजाल है। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान को किसने लॉन्च किया? इजराइल ने। भारत का पहला एआई स्कूल ये केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ था, इसका नाम शांतिगिरी विद्या भवन है। मध्य प्रदेश ने जस्ट टास्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था और मेटा, जिसे पहले फेसबुक कहते थे, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एआई आधारित एक भाषा मॉडल लॉन्च किया था लामा 2 नाम से। और किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लॉन्च किया था जिसका नाम लीसा है? तो उड़ीसा ने। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप एक्स एआई लॉन्च किया था, किसे काउंटर करने के लिए? ओपन एआई को। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी, जिसमें भारत 5वें स्थान पर था, टॉप पे अमेरिका। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को लॉन्च किया था इन्फोसिस ने। और ओपन एआई ने, जो कि अमेरिका की कंपनी है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के जो एआई चैटबॉट लॉन्च किया था उसका नाम है चैट जीपीटी। जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। उसी तरह से रशिया के साइबर बैंक ने गीगा चैट लॉन्च किया था, तो गूगल ने बार्ड। बाद में बार्ड का नाम बदल के जेमिनी एआई कर दिया गया था। और एआई के गॉडफादर किसे कहते हैं? जेफरी हिंटन को। उसके अलावा आपको याद होगा 2023 में, नवंबर की बात है शायद, ये एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन हुआ था यूके के ब्लेचले में। अभी दूसरा हो चुका है साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में। और किस एआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को तमिल में अनुवादित किया? तो भाषिणी एआई। सुप्रीम कोर्ट ने भी एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया था सुवास नाम से। और ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था कृत्रिम नाम से। कृत्रिम याद रखना, ये भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न भी बना था। और दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में सीईओ बनी थी, उस रोबोट का नाम मिका है। और उस कंपनी का नाम क्या है? और अब आप लोग बताएंगे कि उस कंपनी का नाम क्या है जहां पे ये सीईओ बनी थी। आपको बता दूं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया था, इसीलिए मैं बार बार पूछता हूं। फिर अगला प्रश्न देखो, अभी किसने एआई ऑडेसी प्रोग्राम लॉन्च किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एक एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो अनुवादिनी। भारत की पहली एआई सिटी बनेगी लखनऊ। देश का पहला एआई और रोबोटिक पार्क आर्ट पार्क, ये कहां पे लॉन्च हुआ? बंगलुरु में। और एक बुक आई थी एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी, इसको लिखा था विजय खरे और अमित सिन्हा ने, और इसको लॉन्च किया था हमारे जो दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान ने। बाकी भारत की पहली एआई टीचर का नाम आइरिस है। रिलायंस ने हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन, इसे किस कंपनी ने बनाया था? कॉग्निशन कंपनी ने। और माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ मिलकर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट बना रहा है। एक और बुक है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई, इस बुक को लिखा है मधुमिता मुर्गिया ने। किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया? तो कर्नाटक। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि दुबई में हुआ था, वहां पे भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता। एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए IMPEL एआई प्रोग्राम लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। जिनी एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था गूगल ने। भारत की पहली एआई फिल्म ये इराह है। WHO ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया? सारा। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये देविका है। और दुनिया की पहली एआई स्पोक पर्सन प्रवक्ता भी लॉन्च किया था यूक्रेन ने, उसका नाम विक्टोरिया शी है। तो एआई से संबंधित ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या है?
तो आंसर होगा 8.2%। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की जीडीपी में 8.2% की वृद्धि देखी गई है, जबकि इससे पिछले की बात करते हैं यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 में जो भारतीय जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो मात्र 7% रही थी। और इसमें यह भी बताया गया कि 1960-61 के बाद ये नवी बार है जब भारत की जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में 8% या उससे अधिक रही हो। ये इसके डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अगर पूछे ये राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत। और इसके मंत्री कौन है वैसे? इसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। तो ध्यान रखना ये कितना है, 8.2%। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं भी रशिया ने किस देश में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की है, तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। तो अभी रशिया और उज्बेकिस्तान ने उज्बेकिस्तान में सेंट्रल एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण की योजना के साथ अपने परमाणु ऊर्जा सहयोग को फिर से शुरू किया है। तो अब उज्बेकिस्तान में छोटे पैमाने पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण शुरू किया जाएगा। तो इस परियोजना में शुरुआत में 6 छोटे रिएक्टर बनाए जाएंगे जिनमें प्रत्येक में 55 मेगावाट की क्षमता होगी यानी कि टोटल 330 मेगावाट की कैपेसिटी। अब बात उज्बेकिस्तान की है तो मैं आपको ले चलता हूं उज्बेकिस्तान। ये रहा उज्बेकिस्तान। आपको पता है इसकी कैपिटल क्या होती है? ताशकंद होती है। करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम। प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्जियोयेव। अभी उज्बेकिस्तान काफी न्यूज में है, जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं। एक तो ये याद रखना, इसके साथ हम कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? डस्ट लिक एक्सरसाइज करते हैं। एक मैंने आपको बताया था 2026 में जो चेस ओलंपियाड होंगे वो उज्बेकिस्तान में होंगे। और अभी हमने पढ़ा था AFC वुमेन्स एशियन कप 2029 में 2029 में होंगे उज्बेकिस्तान में, 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और अभी एशियन जिम्नास्ट चैंपियनशिप 2024 ये उज्बेकिस्तान में हुआ था जिसमें गोल्ड जीता था त्रिपुरा की जो है दीपा कर्माकर उन्होंने। उसके अलावा अभी एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन भी उज्बेकिस्तान में ही हुआ था जिसमें आपको याद होगा भारत ने 7 मेडल जीते थे, उसमें से 1 गोल्ड था। और वो गोल्ड कौन लेकर के आई थी? श्रीमत झा। तो इन सब कारण से उज्बेकिस्तान न्यूज में था, ये आप ध्यान में रखना। और गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना, जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्कल होते हैं। बाकी आपकी रिवीजन वाली क्लास डेली तैयार हो रही है, तो अगर आप करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं जनवरी 2024 से 10 से 11 मिनट की वो मुश्किल से क्लास होती है। 1 लाइनर हम करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ओनली रिवीजन करते हैं, तो वो क्लास आप डेली अटेंड करें, फिर आपको एक्स्ट्रा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी अदानी पोर्ट ने किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह के लिए 30 साल के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा तंजानिया में है ये। फिर पूछा, विश्व दुग्ध दिवस मनाया आपने 1 जून को। भारत सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया पीवी सिंधु को। और किस भारतीय संस्थान को WHO के नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? निमहंस को। 2024 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी पुरस्कार को किस भारतीय अमेरिकी ने जीता? तो बृहत सोमा। फिर पूछ रहे हैं, अभी किस अफ्रीकी देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए GM मच्छर का प्रयोग शुरू किया? तो जिबूती। और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के निदेशक कौन बन गए? CG करहाड़कर। फिर पूछ रहे हैं, अभी RBI ने किस देश से 100 टन सोना भारत में अपने घरेलू भंडारों में स्थानांतरित किया, ट्रांसफर किया? तो UK। फिर पूछ रहे हैं, चर्चा में रहा नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किससे है? वीनस प्लेनेट, शुक्र। कठपुतली कलाकार मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2023, और इनका संबंध उड़ीसा से था। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था, फूलदेई महोत्सव 2024 कहां पे मनाया गया? तो कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।